व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात कर ली थी। एंड नाउ गाइस, आज की क्लास में, आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्योरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। मतलब अब आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बना तो दिया, पर इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। कारण समझो, एक तो मैंने आपको बोला कि अपन लायोफिलिक कोलॉइड्स बनाएंगे। डिस्पर्जन फेज लिया, डिस्पर्जन मीडियम में मिलाया, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बन गया सिंपल शेकिंग से, सिंपल स्टरिंग से। लेकिन लायोफोबिक वाले के अंदर लोचा रहता है। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन नाम की जो मेथड पढ़ी थी, पेप्टाइजेशन में आप लोगों ने क्या किया था, पहले डिस्पर्जन फेज के कोलॉइडल पार्टिकल के आपने पहले प्रेसिपिटेट्स बनाए थे। फिर उस प्रेसिपिटेट को आप लोगों ने डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाला था, तो जो कोएगुलेटेड या जो प्रेसिपिटेट्स थे वो नीचे जमा हो गए थे। फिर आपने क्या किया, आपने ऊपर से उसके अंदर कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा चूज किया जिसमें कॉमन आयन हो कोलॉइडल पार्टिकल के जैसा, कैटायन हो या एनायन हो, एक आयन कोई कॉमन होना चाहिए। वो इलेक्ट्रोलाइट आपने बहुत कम क्वांटिटी में डाला, बहुत कम क्वांटिटी में डाला। मैंने एक बात बोली, बहुत कम क्वांटिटी में डाला। पेप्टाइजिंग एजेंट आपने बहुत कम क्वांटिटी में डाला। अगर कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हो तब तो कोलॉइड बनाने का काम करेगा। लेकिन अगर आपने वो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज्यादा कर दी तो वो वो इलेक्ट्रोलाइट इन कोलॉइड्स को क्या कर देगा, कोएगुलेट कर देगा। कोएगुलेट का मतलब होता है थक्के जम जाना। थक्के जम जाने की वजह से क्या होगा, डिस्पर्जन फेज विल aggregate and separate from dispersion medium। डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट हो जाएगा। डिस्पर्जन फेज अलग, मीडियम अलग। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग ऐड कर रहे हो, अगर गलती से भी ज्यादा मात्रा में गिर गया तो लफड़ा हो जाएगा। तो स्टार बना के सारे बच्चे पॉइंट लिखेंगे दैट इलेक्ट्रोलाइट्स are used in small quantities for the preparation of colloids। no doubt, for the preparation of colloids। मैं आपका ब्रैकेट में लिखवा भी देता हूं, as you guys have studied in पेप्टाइजेशन। आप लोगों ने इसे पेप्टाइजेशन नाम की प्रोसेस के अंदर पिछले वीडियो में पढ़ा भी था। लेकिन बट इफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, हेंस इट कॉजेस कोएगुलेशन। तो अब ये क्या कर देगा, कोएगुलेशन कर देगा, मतलब आपके कोलॉइड के सॉल्यूशन को बर्बाद कर देगा। तो अब आपके पास में एक बड़ा टास्क क्या हो गया कि अब हमें हमारे कोलॉइड को प्यूरिफाई करना है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट आ गया है, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए हैं, उसे हटाने की प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। सो हेंस द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस
the process in which the electrolytes or unwanted particles are removed from the solution या from the colloid is called as purification of colloid. क्या मेरे प्यारे बच्चों को प्यूरिफिकेशन का रोल समझ में आ गया? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? यार ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं बोलना चाहिए, मेरे जो बोलना चाहिए उसको क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब मेरे रूल्स के खिलाफ ऐसा बोलना किसी भी XYZ टीचर के बारे में। लेकिन अगर आप एक टीचर हो और आप किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हो, इट डजंट मीन्स कि आप किसी इंडिविजुअल टीचर के ऊपर कोई उंगली उठाओ। देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स हर जगह होते हैं और हम तक बातें पहुंचती हैं। इंडिया में एक बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, उनका चैनल काफ़ी बड़ा है, आप उनके खिलाफ बोलते हो। अभी सुनने में आया है कि आपने मेरे अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया है और फिर आप कहते हो कि हम पढ़ाना नहीं आता। ठीक है, हाँ ठीक है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हो, डजंट मीन्स कि आप सुपीरियर हो गए हो। दूसरी बात, जब आप पढ़ाते हो तो फिर आप इन टॉपिक्स को छोड़ देते हो, आप बोलते हो NCERT में से कर लेना, तो फिर वो वहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके की बातें अगर हम लोग ना करें तो बेहतर है। और जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके की बातों को इधर से उधर प्रमोट कर रहे हैं या उन टीचर को जाकर बोल रहे हैं कि वो खराब पढ़ा रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। ऐसा बिल्कुल ना करें। देखो बेटा, क्या है, पढ़ाई पे हमें फोकस करना है, हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है। जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, अगर आप वहाँ पर सेटिस्फाइड हो तो बच्चों वहाँ पढ़ो, यहाँ सेटिस्फाइड हो तो यहाँ पढ़ो, बट आप ऐसा मत करो। क्योंकि देखो हर टीचर हमारे जैसा नहीं होता जो चीज़ों को कैजुअली ले ले। वो लोग फिर शायद ईगो में आ जाते हैं, और अगर वो लोग ईगो में आ गए और फिर वो इस तरीके से बात करते हैं यूट्यूब वगैरह पर अपने प्लेटफॉर्म पर, तो वो कहीं ना कहीं खुद का नुकसान कर रहे हो और फिर उसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। आप ह्यूमन मेंटेलिटी को समझो। मैं क्या है, मैं तो उनकी बात अनदेखी करके आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर वो लोग सोचते हैं कि हम तो सुपीरियर हैं, तो मेरा तो बच्चों को समझ में आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना। चलिए, दिल के अरमान पढ़ाते पढ़ाते बह गए। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पे अपन शुरू करते हैं, और सबसे पहला प्यूरिफिकेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। क्या ये नाम आप लोगों ने कहीं सुना है, डायलिसिस? जल्दी बताओ, कहीं सुना सुना लग रहा है? हाँ, वो बायोलॉजी में सर 10th में हमने पढ़ा था कि शायद किडनी के पेशेंट्स का डायलिसिस। हाँ, ये वही डायलिसिस है। देखो, डायलिसिस प्रोसेस बहुत इजी है। पहले चीजों को समझते हैं, क्योंकि वो लोग तो छोड़ देते हैं, जो बोलते हैं हमें नहीं आता, वो बोलते हैं NCERT में से कर लेना, इट इज इजी। मेरा टाइम हो गया, मेरी 1 घंटे की क्लास थी, अब वो खत्म हो गई है ना। तो ठीक है, मैं समझा रहा हूं ना। ऐसा बोलने पे मजबूर मत किया करो। अगर आप देख रहे हो तो, या अगर आपका कोई स्टूडेंट देख रहा है तो आप तक बात पहुंच जाएगी। बात करते डायलिसिस की। नाउ डायलिसिस के अंदर क्या होता है, देखो, जब हमारी बॉडी में जो किडनीज होती है, प्यारे बच्चों, जो मैथ्स वाले बच्चे वो भी सुनेंगे, किडनीज का काम होता है फिल्टर करना। किडनी आपकी बॉडी का फिल्टर है। सर क्या फिल्टर किया जाता है? हमारा ब्लड। सर ब्लड को फिल्टर करने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में अभी पढ़ा था, हम लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन्स तक फाइनली डाइजेशन हो जाता है। लेकिन इंटेस्टाइन्स में जो ग्लूकोज बना, जो आपने स्टार्च खाया, वो इंटेस्टाइन में जाके ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए। लेकिन बेटा, एनर्जी तो मेरे ब्रेन को भी चाहिए, एनर्जी तो मेरी आईज को भी चाहिए, एनर्जीज तो मेरे गले को भी चाहिए, एनर्जीज तो मेरे पैरों को भी चाहिए। तो इस पूरे ग्लूकोज को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? ब्लड। तो ब्लड इंटेस्टाइन से इस ग्लूकोज को लेता है, अपने अंदर खींचता है और फिर उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब जब ब्लड हर सेल तक ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लो ऐसा करता है, फिर बोलेगा सुबह से ना एक ग्लूकोज बिका है।
ना बिका है आधा अमाइनो एसिड। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो जब ब्लड हर एक बॉडी के सेल को ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स ये सब देने जाएगा, तो जो हमारी बॉडी का सेल है वो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक है। वो बोलेगा कि अगर मैं आपसे कुछ लूंगा तो आपको कुछ दूंगा। तो ब्लड बोलता है ठीक है भैया आपकी इच्छा। तो ब्लड से हमारी बॉडी का सेल ऑक्सीजन ले लेता है, ग्लूकोज ले लेता है, अमाइनो एसिड्स ले लेता है और बदले में CO2 दे देता है, अमोनिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में डाल देता है। तो सेल ने अच्छी अच्छी ताजी ताजी चीजें ले ली और जो वेस्ट चीजें थी वो ब्लड में डाल दी। अब ब्लड बोलेगा ये खराब चीजों को क्या करूं मैं? तो ब्लड भागेगा लंग्स के पास, लंग्स को बोलेगा कि आप CO2 मुझसे ले लो और बॉडी के बाहर फेंक दो। तो ब्लड लंग्स तक आया, CO2 लंग्स में डाली, CO2 हमने बॉडी के बाहर फेंकी, फ्रेश ऑक्सीजन खींची, ब्लड ने वो ऑक्सीजन ली, चला। फिर अमोनिया और ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसका क्या करेगा? उसके लिए फिर अपनी किडनी है। किडनी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को, सारे अमाइनो एसिड्स को, अमोनिया को, यूरिया को, आप डिटेल में बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं, आप जनरल समझो, इन सबको छान लेता है, इन सबको फिल्टर कर लेता है और हमारी बॉडी यूरिन के फॉर्म में उसको बॉडी के बाहर फेंक देती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अगर एक पर्सन की किडनी खराब हो जाए, अब अगर एक पर्सन की किडनी खराब हो जाए तो क्या किया जाए? फिर तो उसकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल का लेवल बढ़ने लगेगा, उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी, उसकी डेथ हो सकती है। तो फिर आर्टिफिशियल डायलेसर नाम की एक मशीन लगाई जाती है जिसमें पर्सन के एक वेन से ब्लड बाहर निकाला जाता है। वो ब्लड एक आर्टिफिशियल डायलेसर में जाता है और डायलेसर के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है। याद करो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहां पड़ी थी? कहां पड़ी थी? सॉल्यूशन के अंदर। काहे के अंदर? ऑस्मोसिस के अंदर। वेरी गुड। कहां पड़ी थी? ऑस्मोसिस के अंदर। तो ये डायलेसर क्या करता है? इसके अंदर डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। तो जब ब्लड डायलेसर के अंदर जाएगा तो आसपास प्योर वाटर है, इमेजिन करो, और आपका ब्लड है। अब आपके ब्लड के अंदर ये जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, अमोनिया, ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये ब्लड के अंदर ज्यादा है और पानी के अंदर नहीं है। तो पानी लोअर कंसंट्रेशन, ब्लड हायर कंसंट्रेशन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये सारी इंप्योरिटी ब्लड से बाहर चली जाती है और आपका ब्लड क्या हो गया? अब ब्लड प्यूरिफाई हो गया। तो वो ब्लड बहता हुआ दूसरे एग्जिट पॉइंट से, डायलेसर से बाहर निकलता है, जो दूसरी ड्रिप से बॉडी के अंदर वापस चढ़ा दिया था। तो ये बॉडी से ब्लड को बाहर निकालना, ब्लड को फिल्टर करना और ब्लड को वापस बॉडी में डाल देना, ये जो पूरा एक प्रोसेस होता है इसको बुलाया जाता है डायलिसिस। और एग्जैक्टली ये प्रोसेस हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं हमारे कोलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, एक इस प्रकार का हमारे पास में जार होता है जिसे हम डायलेसर बोलते हैं। ये जार का जो बेसमेंट होता है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ सिलोफेन। ये सिलोफेन नाम का एक मटेरियल होता है, ये उससे बना हुआ होता है। इट इज एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जगह अपन इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलना चाहिए। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव चीजों को अपने आर पार जाने देगी, सबको नहीं जाने देगी, सिलेक्टिव चीजों को अपने आर पार जाने देगी। इस डायलेसर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोलॉइड भर देते हैं। तो ये इसके अंदर आपका कोलॉइड आ गया। अब कोलॉइड के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो ये आपको जो डिस्पर्जन मीडियम दिख रहा है, और एक आपका डिस्पर्जन फेज होता है। तो थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्जन फेज के, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपके डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स हो गए। लेकिन आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला था, तो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। लाड लो मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे बुलबुलो, मारा छो सेवे आम के गुटलियों, ये जो बारीक बारीक काले काले डॉट्स हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब एक बात समझो भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स का साइज तो एटम जितना होता है। मैंने बताया था ना, अगर एक एटम है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो केटायन, सॉरी एनायन, और डोनेट करता है तो केटायन। तो इनका साइज तो एटम जितना होता है, बहुत छोटा होता है।
और ये कोलॉइड पार्टिकल्स, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल का साइज तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। तो बड़ा साइज होने की वजह से ये जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सिलोफेन की, डिस्पर्जन पार्टिकल विल नॉट पास थ्रू इट, इसके आर पार नहीं जा सकते, वो इसके आर पार नहीं जा सकते। अब इसके आर पार सिर्फ कौन जा सकता है? ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स कैन पास, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स कैन पास थ्रू एसपीएम। इसके आसपास सिर्फ वही आर पार जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जाएंगे कब? यहां पर डिफ्यूजन होना चाहिए। यहां पर हमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है? डिफ्यूजन नाम का प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाना चाहिए चीज? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो भैया यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके का वाटर का चेंबर लगा देते हैं। हम यहां पर एक इस तरीके का वाटर का चेंबर लगा देते हैं, जिसमें यहां से पानी फ्रेश वाटर इन हो रहा है और यहां से यूज्ड वाटर आउट हो रहा है। लगातार पानी अंदर जाना चाहिए, लगातार फ्रेश वाटर अंदर जाना चाहिए। अगर आपने पानी भर के रख दिया तो क्या होगा? कुछ देर बाद पानी के अंदर डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा और ये जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं ये डिफ्यूज होके इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बाहर आने लग जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपने यहां पर पानी सिर्फ भर के रख दिया तो कुछ देर बाद क्या होगा? इसके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल के पानी के अंदर आ जाएंगे। अब 50% इलेक्ट्रोलाइट इसमें बचेंगे और 50% इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर आ गए। दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो डिफ्यूजन रुक जाएगा, जो हम नहीं चाहते। इसलिए हम लगातार जो पानी है, हम लगातार पानी को यहां से बाहर फेंकते जाएंगे ताकि ये जो वाटर है ये हमेशा कैसा रहे? लोअर कंसंट्रेशन रहे, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हमेशा कम रहे ताकि डिफ्यूजन लगातार चलता रहे। एंड इस प्रोसेस से आप लोग बड़े आराम से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को या आपके क्रिस्टलॉइड्स को बाहर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का एक नाम और लिखा हुआ है क्रिस्टोलाइट्स, क्रिस्टोलाइट्स यानी जो क्रिस्टलाइट्स कर दे, क्रिस्टलाइजेशन कर दे, कोलॉइड्स को ब्रेक कर दे, तो दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। बहुत इजी प्रोसेस है। कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन? डायलिसिस। प्रिंसिपल क्या है? डिफ्यूजन। प्रिंसिपल इज डिफ्यूजन। तो डायलिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन in which the colloids are packed in a dilaser। इसको क्या बोला जाता है? डायलेसर। डायलेसर। अब इस डायलेसर के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन को भर देते हो एंड द डायलेसर इज पैक्ड विद अ सेमी परमिएबल सिलोफेन मेम्ब्रेन विच ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू इट। और जब आप पानी भरोगे तो इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज होकर बाहर आने लग जाएंगे और आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को इसके अंदर? पक्की बात? जरा फटाफट से इसको ड्रॉ करो, फटाफट ड्रॉ करो इसको। चलो बन गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी है? चलो डायलिसिस। एक काम करो, डायलिसिस के बारे में मैं बता देता हूं, आप लोग चाहो तो साथ साथ लिख लो दैट डायलिसिस इज अ प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन the principle of diffusion। Dialysis is a process which is based on the principle of diffusion in which the impure colloidal solution is placed in a dilaser and the dilaser from the bottom is covered with a semi-permeable membrane cellophane, This cellophane membrane can only allows the movement of electrolytes through it. Hence, when the dilaser with impure colloidal solution is placed in a running water, मतलब बहते हुए पानी में रखेंगे, the diffusion of electrolytes will take place and
the electrolytes will move out of the dilaser and hence the electrolytes will move out from the dilaser and hence colloidal solution gets purified. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस मेरे प्यारे लाडलों का। और इसी के साथ हमारा पहला प्यूरिफिकेशन मेथड खत्म होता है। दूसरा प्यूरिफिकेशन मेथड होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अरे करंट मारे गिरिया, इलेक्ट्रोडायलिसिस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर क्या होगा? सब कुछ सेम होगा। सब कुछ सेम होगा तो पढ़ा काहे रहे हो बे, है बुड़बक? तो मैं बोलूंगा अरे समझो मेरी बात को मेरे नन्हे मुन्नो, हाइपर एक्साइटेड मत होया करो मेरे बुलबुलो, ध्यान से सुनो। ये आउट हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है समझना बात को, दैट डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। भाई डायलिसिस के अंदर आप नेचुरली आप बस बैठे हो, देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकला, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकला। ये आपके हाथ में है क्या इलेक्ट्रोलाइट जल्दी बाहर निकले? आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट जल्दी बाहर निकल, पहली फुर्सत में निकल, साले किसी को जरूरत नहीं तेरी, यहां बाहर निकल पहली फुर्सत में, ऐसा बोलोगे क्या? वो तो अपने हिसाब से निकल रहा है। सो वी ऑल नो दैट डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसको स्पीड अप कर देते। अब स्पीड अप कैसे करें भाई? खेल किसका चल रहा है यहां पर? इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो केटायन एंड एनायन का। तो एक काम करते हैं कि अगर इस डायलिसिस मशीन के अंदर यानी इस डायलेसर के अंदर अगर मैं यहां पर इस तरीके से एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं और एक तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं, मतलब करंट पास करूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, तो क्या होगा? केटायन एकदम भागेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और एनायन एकदम भागेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि यहां पर इनको पानी के अंदर करंट फील हो रहा है तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये क्या होगा? और जल्दी 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 बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर क्या होगा? रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर क्या होगा? पूरी प्रोसेस सेम होगी, डायलिसिस की पूरी प्रोसेस सेम होगी, बस क्या होगा? आप इसके अंदर क्या अटैच कर देंगे? इलेक्ट्रिसिटी अटैच कर देंगे, मतलब आप यहां पर बैटरी अटैच कर देंगे। करंट पास करने की वजह से रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो ड्यू टू द बैटरी कनेक्शन या ड्यू टू द बैटरी और करंट, भैया तो बैटरी लगा दो या सिंपल ड्यू टू द करंट सप्लाई, ड्यू टू द करंट सप्लाई, ड्यू टू द करंट सप्लाई, द रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन, the rate of purification increases. The rate of purification increases because negative terminal of battery will attract cation and vice versa. Vice versa का मतलब क्या होता है लाड लो? इस स्टेटमेंट का उल्टा, अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कैटायन को अटैच कर रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एनायन को अट्रैक्ट करेगा, वाइस वर्सा। और इस वजह से इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर रेट ऑफ डायलिसिस बढ़ जाएगा, रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। कुछ भी नहीं था, बहुत इजी प्रोसेस थी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको भी नोट कर लो। फिर लास्ट प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, प्लीज नोट इट डाउन गाइस। ओए मेरे प्यारे बच्चों, हो गया क्या? मैं इसे मिटा दूं? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड, चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है। ओए बॉबी देओल के तो 4 चैप्टर खत्म हो गए, मेरा एक भी नहीं हुआ, बहुत नाइंसाफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा और लास्ट प्यूरिफिकेशन मेथड इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा लेवल पर, अत्यधिक खतरनाक लेवल पर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, एक बात समझना। फिल्टर पेपर तो आप सबने सुना होगा,
आप सब लोगों ने स्कूल से चोरी भी किया होगा, नहीं करा चोरी आज तक अगर स्कूल से फिल्टर पेपर, तो बहुत गलत बात है, मेरे स्टूडेंट्स कहलाने लायक नहीं हो तुम। चुरा के लाओ फिल्टर पेपर स्कूल से, जैसे स्कूल खुले सबसे पहले केमिस्ट्री लैब में जाना और फिल्टर पेपर चुरा के लाना। फिल्टर पेपर एक कुछ पर्पल कलर का या कुछ लाइट ब्लू कलर का एक पेपर होता है जिसको यूजुअली फिल्टर करने के काम में लिया जाता है। छन्नी जैसा होता है, जैसे वो चाय वाय छानने की छन्नी होती है ना, वैसा होता है, लेकिन फिल्टर पेपर एक तरीके से छन्नी है। अब आप इमेजिन करो आपके घर पे चाय छानने वाली छन्नी है, अगर उस चाय छानने वाली छन्नी के छेदों को मैं बड़ा कर दूं, अगर उस चाय छानने वाली छन्नी के छेदों को मैं बड़ा कर दूं, उसको छेदी सिंह बना दूं, उसको बोलूं कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहां से लें, और कमेंट सेक्शन में लिखो। हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं छन्नी के साइज, छन्नी के जो छेद है अगर उनके साइज को बढ़ा दूं, यानी पोर साइज को इंक्रीज कर दूं, तो जब आप चाय छानोगे तो चाय के साथ साथ चाय पत्ती भी बाहर बह जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर के साथ। कब? जब आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हो। जब आप एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हो तो उसका मैश साइज या उस फिल्टर पेपर का पोर साइज इतना बड़ा होता है कि वो कोलॉइडल पार्टिकल को भी अपने आर पार जाने देता है। तो प्यूरिफिकेशन का क्या मतलब रह गया, इसलिए हम लोग बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 1 मार्क क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है और नीट जेई के अंदर भी आ सकता है, दैट हाउ अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड। एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर को आप प्रिपेयर कैसे करोगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, बेटा मार्केट में एक नाइट्रोसेल्यूलोज नाम का सब्सटेंस मिलता है जिसका आपको 4% सॉल्यूशन बनाना होता है। 4% सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है, 4 ग्राम नाइट्रोसेल्यूलोज को आप अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दो या तो ईथर के अंदर डिसॉल्व कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको 4% नाइट्रोसेल्यूलोज को अल्कोहल के अंदर एक सॉल्यूशन बनाना है। तो 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल या ईथर के अंदर आपको इसको डिसॉल्व करना है। एंड जो आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर है इज सोक्ड, इसको इसके अंदर सोक कर देना है, भिगो देना है, इज सोक्ड इन इट। उसके बाद कुछ देर सोक करने के बाद, कुछ देर भिगो देने के बाद आप उसे निकालेंगे एंड दिस सोक्ड फिल्टर पेपर एंड दिस सोक्ड फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड। किसके साथ ट्रीट करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO के साथ, सो दैट इट गेट्स हार्डन, ताकि ये हार्ड हो जाए, कड़क हो जाए। और अब जो फिल्टर पेपर बना है, नाउ द फॉर्म्ड फिल्टर पेपर इज योर अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और यही फिल्टर पेपर क्या है मेरे लाडले बच्चों का, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। तो इसकी प्रोसेस आप सभी बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को याद होनी चाहिए। कैसे बनेगा, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज के सॉल्यूशन को बनाना है। ये नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% सॉल्यूशन या तो अल्कोहल में बनेगा या तो ईथर में बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है। इस सॉल्यूशन के अंदर फिल्टर पेपर को, नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक कर दो, भिगोने के बाद आप इसे बाहर निकालो और फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर दो और एयर ड्राई करने के लिए छोड़ दो, वो हार्डन हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। ये है आपका फिल्टर पेपर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब बस इस फिल्टर पेपर के ऊपर से कोलॉइडल सॉल्यूशन को पास करो। तो क्योंकि इस नाइट्रोसेल्यूलोज की वजह से आपके अल्ट्रा फिल्टर पेपर का पोर साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, दैट द पोर साइज यानी छेद of this filter paper is so small that only solvent, भाई जो solvent है वो तो पार होगा,
भाई चाय बनाएंगे तो चाय तो पार हो ही जाएगी, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूबल इंप्योरिटीज। अब सॉल्यूबल इंप्योरिटीज से मेरा मतलब है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स से सॉल्यूबल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो सॉल्यूबल होंगे ना भाई। अगर आप पानी के अंदर नमक मिलाओगे तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो सॉल्यूबल पार्टिकल्स है। तो सॉल्यूबल इंप्योरिटीज एंड सॉल्वेंट, द पोर साइज ऑफ दिस फिल्टर पेपर इज सो स्मॉल दैट ओनली सॉल्वेंट एंड सॉल्यूबल इंप्योरिटीज कैन पास थ्रू इट and the colloidal particles are deposited, कहां डिपॉजिट हो जाएंगे, are deposited on the top of this filter paper, यानी इस फिल्टर पेपर के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसको आप बाद में क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, अल्ट्रा फिल्टरेशन। यानी पहले अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाया और छान दिया तो कोलॉइडल पार्टिकल अलग हो जाएंगे, सॉल्वेंट और आपकी सॉल्यूबल जो इंप्योरिटीज है वो सब अलग हो जाएगी, काम खत्म, पैसा हजम। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अल्ट्रा फिल्टरेशन जो प्रोसेस होती है, इट इज ऑल्सो वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज ऑल्सो अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज ऑल्सो अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इस स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सो टू इनहेंस द स्पीड, इसकी स्पीड को इनहेंस करने के लिए वी कैन यूज अ सक्शन पंप। वी कैन यूज अ सक्शन पंप। सक्शन पंप को जैसे ही आप लगा दोगे तो सक्शन पंप क्या करेगा, नीचे से सॉल्यूबल पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट को सक करेगा, खींचेगा। तो जब नीचे से एक सक्शन इंक्रीज हो जाएगा, सक करेगा फटाफट फटाफट फटाफट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूबल इंप्योरिटी फटाफट फटाफट फिल्टर पेपर से नीचे आएंगे। कोलॉइडल पार्टिकल तो आर पार जा ही नहीं सकते, तो वो बेचारे ऊपर रह जाएंगे। तो सक्शन पंप इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, बाकी ये प्रोसेस डायलिसिस की तरह स्लो होती है। तो गाइज यहां पर होती है खत्म आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड वाली प्रोसेस। और प्यूरिफिकेशन को पढ़ाने में लगभग लगते हैं आधे घंटे के आसपास का टाइम, जो आप लोगों को दिख गया है। चलिए अब ज्यादा अपन लड़ाई मोल नहीं लेंगे किसी से, हमको हमारी पढ़ाई से मतलब है। तो क्या मेरे बच्चों को प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड समझ में आ गया? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? तो गाइस 3 प्रोसेस हम लोगों ने एनसीईआरटी के बेसिस पर पढ़ी। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। लगभग मैं 2 लेक्चर्स लूंगा प्रॉपर्टीज पढ़ाने के, और 1 लेक्चर में इमल्शंस लेकर मैं कंप्लीट करूंगा। मतलब अब यहां से अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर्स हमारे बच्चे हैं और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रेविटी सर्कल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।